नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं खबरों का। गांधीनगर में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गौरवपूर्ण पल है कि मेरे गृह राज्य गुजरात में वोट दिया। जैसे कुंभ में स्नान कर आनंद मिलता है, वैसे ही वोट डालकर आनंद मिलता है। पीएम मोदी बोले, पहली बार जो वोट दे रहे हैं ये सदी उनकी ही सदी है, इसलिए नए मतदाताओं को वे विशेष आग्रह करेंगे कि सभी 100% मतदान करें। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कि धूप में दौड़ रहे हैं। थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे। अपने भाषण में राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में पीएम मोदी ने सिर्फ 15 उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई है। राहुल ने कहा कि पीएम ने सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान किया है। आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, किसी को नहीं दिया। यहां कोई है जिसको 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया हो? कोई है एक आदमी औरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया? नहीं। चौकीदार चोर है। अब देखिए, 5 महीने पहले, और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा, देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब लोग हैं, वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला। मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने डूंगरपुर की रैली में कहा कि पीएम मोदी अपने काम का हिसाब नहीं दे पाए हैं और हमारी सरकार पर कामकाज को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी वाले सांसदों का टिकट काट रहे हैं। इसी जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को गुमराह करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आज वो मुबारक मौका है। लोकसभा के चुनाव हमारे राजस्थान सहित पूरे देश में चल रहे हैं। आज मतदान है तीसरे चरण का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है, जो खबरें निकलकर बाहर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 2 चरणों में रही कोई कसर आज तीसरे चरण में निकल जाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो अगुवाई करी, उसका परिणाम है कि आपके आशीर्वाद से आज कांग्रेस की सरकार बनी है। और मुझे बताते हुए खुशी है
कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, सिर्फ 3 महीनों में उन तमाम घोषणाओं पर काम करना चालू किया। 18,000 करोड़ के ऋण माफी की घोषणा करी है। चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, फसल खरीद हो, बीपीएल के परिवारों को अनाज देने की बात हो, सभी स्कीम्स पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 3 महीने में काम किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि इस देश के प्रधानमंत्री कल राजस्थान आए, 2 दिन में 4 सभाएं कर गए हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठा आरोप हमारी सरकार पर लगा के गए हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपने 5 साल पहले जो वादे किए थे, रोजगार के, किसान की आमदनी दुगनी करने के, आतंकवाद को, नक्सलवाद को खत्म करने के, उन सब वादों पर आप झूठे निकले। आज 5 साल के बाद आप जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाने लायक रहे नहीं। मशहूर अभिनेता सनी देओल आज बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि सनी ने कुछ दिन पहले बीजेपी चीफ अमित शाह से पुणे एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से ही ऐसी खबरें थीं कि सनी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि सनी के पिता धर्मेंद्र भी बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से सांसद रह चुके हैं। सनी ने निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। निर्मला ने सनी देओल की फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी छवि राष्ट्रवाद के प्रतीक की रही है। सनी देओल ने बीजेपी में शामिल होने से पहले कहा कि मेरे पापा अटल जी के साथ जुड़े हुए थे। आज मैं यह नरेंद्र मोदी से जुड़ने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आगे 5 साल भी वही रहें और हमें और आगे जाना है। जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। इस परिवार से जुड़कर मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि जरूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बता दें, पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही है और सूत्रों के अनुसार गुरदासपुर सीट से गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से सनी देओल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सनी देओल की मां हेमा मालिनी के अलावा उनके पिता धर्मेंद्र भी साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद रह चुके हैं। गौरतलब है कि गुरदासपुर लोकसभा सीट पर 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पूर्व में एक्टर विनोद खन्ना इस सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। विनोद खन्ना ने 1998, 1999, 2004 और 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील जाखड़ को यहां रिकॉर्ड मतों से जीत मिली थी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा महासचिव राम गोपाल यादव और पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव ने वोट डाला। राम गोपाल ने इस मौके पर अपने बेटे अक्षय की जीत का दावा करते हुए कहा कि शिवपाल कहीं रेस में नहीं है और इस बार सपा ये सीट दोगुने अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर भी 23 मई को फैसला होगा। जब राम गोपाल से पूछा गया कि क्या वे मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई मूर्ख ही होगा जो इसका जवाब देगा। फिर से मायावती के पीएम बनने के सवाल पर यादव ने कहा कि क्या आपने मूर्ख समझ रखा है मुझे। उन्होंने कहा कि इसका जवाब 23 मई को मिलेगा।
तीसरे चरण का चुनाव जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर वोट डाला, तो वहीं मीडिया से भी मुखातिब होते हुए उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आज का सभी हिस्सा, छोटे बड़े सब जो है वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए एक शेर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। उसके साथ ही साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5 सालों में जाति, धर्म, संकीर्णता, भ्रष्टाचार, इसका जो वन वे था उसको खत्म करके और विकास और विश्वास और सुशासन का जो हाईवे तैयार किया है, उस हाईवे को मजबूती देने के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं। आज पूरी ताकत के साथ लोग जो है एक स्टेबल सरकार, एक स्थायित्व से भरपूर सरकार, एक सुशासन को समर्पित सरकार, एक समावेशी विकास को समर्पित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुगाड़ और जोड़ तोड़ की नहीं, बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार के लिए वोट हो रहा है। ईवीएम को लेकर फिर बवाल मच गया है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान रामपुर में 300 से अधिक ईवीएम में खराबी की शिकायत आई है। ये शिकायत रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने की है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम की खराबी पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने कहा, पूरे भारत में ईवीएम में खराबी या बीजेपी के लिए मतदान। डीएम का कहना है कि ईवीएम के संचालन के लिए मतदान अधिकारी अप्रशिक्षित हैं। 350 से अधिक ईवीएम को बदला जा चुका है। ये आपराधिक लापरवाही है। क्या हमें डीएम पर विश्वास करना चाहिए या कुछ और अधिक भयावह है? यूपी के सीतापुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं बीएसपी के साथ गठबंधन को महामिलावटी गठबंधन बताए जाने पर अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपस में समझौता किया और उनका गठबंधन महामिलावट का नहीं बल्कि महापरिवर्तन का गठबंधन है। संविधान बचाना है और संविधान से दिए हुए अधिकारों को भी हमें बचाना है। इसलिए गठबंधन, ये जो लोग कह रहे हैं कि महामिलावट का गठबंधन है, हम उन्हें बताना चाहते हैं ये महागठबंधन का नहीं, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, तो वहीं मतदाता मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व पर रामपुर में अभी भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपना मतदान किया और आजम खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजम खान हार रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। यूपी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व पर मेले जैसा नजारा देखा जा रहा है। वोटरों में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि पिछली लोकसभा की अपेक्षा इस बार मतदाता जागरूक हैं, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्ग महिला तक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर वोट डाला, तो वहीं मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर है और पार्टियां खेल हस्तियों पर दांव खेल रही हैं।
कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर विजेंद्र सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से होगा। इससे पहले सोमवार को ही कांग्रेस ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उम्मीदवार घोषित होने के बाद विजेंद्र ने ट्वीट कर कहा, 20 साल से अधिक के अपने मुक्केबाजी के कैरियर में मैंने रिंग में रहते हुए अपने देश को सदा गौरवान्वित किया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ करूं और उनकी सेवा करूं। सितारगंज में ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों छात्र छात्राओं ने मदरसा अरबी फारसी बोर्ड का जियो जारी करने के संबंध में शांतिपूर्वक धरना देकर मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बोर्ड का गठन हुए एक अरसा बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा अभी तक जियो जारी नहीं किया गया है, जिस कारण कॉलेज में मदरसा अरबी फारसी बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं और मदरसा बोर्ड के छात्र छात्राएं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मांग की है कि उस जोर जोर से हल्ला बोल, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये। उर्दू विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड गैर राजनीतिक संस्था द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने उत्तराखंड सरकार को हमने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मदरसा अरबी फारसी बोर्ड की जो बदहाल स्थिति है उसको दर्शाया। हमने मांग की है मदरसा बोर्ड की आर्थिक स्थिति को जल्द सुधारा जाए। दूसरी हमने मांग की है मदरसा बोर्ड का जियो जल्द से जल्द जारी किया जाए। और हमने तीसरी मांग की है फाजिल और कामिल जो कि समकक्ष एमए और बीए हैं, उनकी मान्यता को पुनः जारी किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य द्वारा ये उर्दू विद्यार्थियों के साथ में बड़ी धोखाधड़ी और ठगी हो चुकी है कि उनके ये जिन बच्चों ने बीए कर रखा है उनकी डिग्रियों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। मुझे बताओ कि जिन बच्चों ने बीए एमए किया है और उसको ये अमान्य कर दिया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी और बोर्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य में तो उसकी मांग की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उसमें किया जा रहा है, इसमें तो कार्रवाई करवाई जाएगी। अब इसमें ये क्योंकि शासन इस तरह नेता है तो प्रदेश के रामपुर में तीसरे चरण के मतदान जारी है, जहां वीआईपी लोगों में कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने अपना वोट डाला, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। तो वहीं बेगम नूर बानो और नावेद मियां भी अपना वोट डालने पहुंचे। आपको बता दें कि रामपुर में 3 प्रत्याशियों में मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें गठबंधन से आजम खान चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से रामपुर प्रत्याशी जयाप्रदा हैं और कांग्रेस से संजय कपूर मैदान में हैं। उत्तराखंड में रानीखेत के राजकीय अस्पताल में 1.5 माह से एक्सरे की मशीन खराब है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रानीखेत अस्पताल में दूर दराज गांव से लोग इलाज के लिए आते हैं। यहां डिजिटल एक्सरे और प्लेन एक्सरे की दोनों मशीनें काफ़ी समय से खराब हैं। मरीजों को अधिक रेट पर प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट से एक्सरे कराना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए